गुड आफ्टरनून। आज का जो लेक्चर है, अब दो नहीं एक ही क्लास हो पाएंगी। एक दिन पहले भी मैंने अपने जूम से लिया था, तो मैंने शायद 2 क्लास कर दी थी आपकी, है ना, लगातार। यस सर। नहीं, लेकिन आज टाइम नहीं है। आज मेरी अगली भी क्लास है, तो एक ही क्लास होगी, तो इसमें हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करूं मैं। एक चीज ये कि मैंने आज आपको वो रेजोनेंस वाला मैटर भेजा है। अगर किसी के पास नहीं है तो ध्यान है, आपके ग्रुप पे सेंड किए हैं ग्रेविटेशन के और इनके क्वेश्चन। सर मैग्नेटिज्म। यस सर, विद आंसर। वैसे है कि नहीं है आपके पास वो? है सर। असल में मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कहीं से मंगवाए हैं, तो वो मेरे को लगा कि शायद आपको भी सेंड कर दूं इस तरह से। और मेरे पास हार्ड कॉपी अभी भी नहीं है, वो सॉफ्ट कॉपी थी, तो मैंने उसी को आपको फॉरवर्ड किया था, सेंड किया था। चलिए देखते हैं, अभी अपना काम आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये इनमें जितने भी सवाल है ना, आप इस टेस्ट से पहले ये तो सारे करेंगे, एक एक क्वेश्चन इन असाइनमेंट्स में जो है, ठीक है। तो आज की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले एक छोटे से पार्ट से, जिसको हम बोल देते हैं एडी करंट। एडी मतलब भंवर। एडी का मतलब सिंपली होता है भंवर। भंवर मतलब कोई गोल सी धाराएं इस तरह से। एडी करंट का क्या मतलब है? देखिए, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए मेटालिक शीट, कोई लूप नहीं है, पूरी शीट है। एसोसिएटेड विद ए मेटालिक शीट चेंजेस विद टाइम। अगर वो टाइम के साथ चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए मेटालिक शीट चेंजेस विद टाइम, देन सर्कुलेटिंग करंट्स are induced in the sheet. सर्कुलेटिंग करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द शीट, और इन्हीं करंट्स को हम क्या नाम दे देते हैं? एडी करंट्स। क्या मतलब हुआ इस चीज का, वो भी हम समझे। जैसे देखिए, मान लो ये कोई रीजन है, इतने रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ये है, इतने रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब ये कोई मेटल की शीट है, दिस इज ए मेटालिक शीट, लूप नहीं है, शीट है पूरी, ऊपर कहीं बंधी हुई है, और ये ऑसिलेट कर रही है। ये ऑसिलेट कर रही है, इधर आ रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दिस इज द मेटालिक शीट। तो एक बार यूं बताओ, अब ये जैसे ही एंटर करने लगी है, इसमें से फ्लक्स बढ़ेगा कि कम होगा, या कांस्टेंट रहेगा जैसे जैसे एंटर करेगी? जैसे जैसे शीट एंटर करेगा बढ़ेगा, बिकॉज एरिया इन द फील्ड बढ़ता जा रहा है। एरिया इन द फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट किस तरह आएगा? इस फ्लक्स को कम करने के लिए। कम करने का मतलब होता है, कम करने का मतलब होता है कि जिधर भी अप्लाई कर रखा है, इंड्यूस करंट का भी अपोजिट होना चाहिए, तो इंड्यूस्ड करंट का भी बाहर होना चाहिए। तो बताओ, इसमें कुछ सर्कुलेटिंग करंट्स बन जाएंगे, क्योंकि मेटल है तो कितने भी करंट घूम सकते हैं। क्लॉकवाइज बनेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, ताकि उनका भी बाहर की तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, ताकि उनका ये जो बी है ये बाहर की तरफ है। तो जैसे ही ये एंटर करेगा, इसमें ऐसे भंवर बन जाएंगे, दीज आर नोन एज एडीज और एडी करंट। समझ आया? एंटर करते समय किस तरह होंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद इसका एरिया कैसे बढ़ रहा है सर? ना, शीट का एरिया नहीं बढ़ रहा, परंतु शीट का केवल वो एरिया देखो जो फील्ड में है। बी डॉट ए में एरिया पूरा नहीं लिया जाता, एरिया वो लिया जाता है जो फील्ड में। पहले इसका कम एरिया फील्ड में है,
फिर जैसे जैसे अंदर आएगा, समझ गए हो? यस अब देखो जब ये बीच में आ चुका है यहाँ कहीं, अब बताओ यहां से यहां आते समय एरिया बढ़ेगा कम होगा या कोई चेंज नहीं होगा शीट के एरिया में? कम होगा, कम होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहां से और यहां तक आने में कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा पूरा एरिया शीट के अंदर है। तो इसका मतलब इस दौरान कोई करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ गई है? यस फिर फाइनली जब ये शीट इससे बाहर निकल रही होगी, फाइनली जब ये शीट इससे बाहर निकलने लग रही होगी, कुछ अंदर है अभी। अब बताओ ये जो शीट है इसका एरिया क्या हो रहा है? कम होगा, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए फ्लक्स आएगा भी, करंट आएगा। तो बताओ कैसे आएगा? क्लॉकवाइज, हाँ यूं, यानी कि ये जो करंट आएगा ये यूं सर्कुलर करंट्स बनेंगे। दीज आर नोन एज एडी करंट। केवल तभी इंड्यूस होगी जब या तो एंटर करे या ये बाहर निकले। तो बताओ एक बार एडीज क्या होते हैं, एडी करंट क्या होते हैं? क्या इस एग्जांपल से समझ आ गया है? यस ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, सुनिए। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड इस इलाके में अंदर की तरफ लगा रखा था। आप एक मेटल की शीट लेते हैं, जैसे जैसे वो फील्ड में एंटर करने लगेगी फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको अपोज करने के लिए करंट आएगा, यानी कि इस तरह आएगा कि उस करंट का बी इंड्यूस बाहर हो। फिर जैसे शीट पूरी एंटर कर चुकी होगी, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो कोई करंट नहीं बचेगा। लेकिन शीट जब बाहर निकलने लगेगी तो फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो अगेन उसको, लेकिन इस पर सपोर्ट करने के लिए करंट आएगा। तो इस तरह करंट आएगा कि उसका बी भी अंदर की तरफ ही रहे। तो ये आपका तरीका है, ये आपके एडीज हैं। ये लूप में नहीं, ये पूरी मेटल की शीट हो उसमें इंड्यूस होते हैं। बताओ ये एडी करंट आ गया समझ क्या होता है? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, एक दो यूजेस की, तो देखो इससे क्या होता है, शीट की काइनेटिक एनर्जी नष्ट हो रही है। हमने पढ़ा था लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। यस सर। लेंज लॉ इज, वीडियो कोई नहीं, वो फोन आ गया था बीच में। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ शीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी कि शीट स्लोज डाउन। शीट स्लोज डाउन इस चीज का ही काफी यूज कर लिया जाता है। ये जो शीट स्लो डाउन हुई है इसका ही काफी यूज कर लिया जाता है। कैसे? जैसे मान लो आपका गैल्वेनोमीटर है, एक मीटर होता है सिंपल गैल्वेनोमीटर, या कोई भी मेजरिंग मीटर एमीटर वगैरह, उसमें करंट आया 2 मिली एम्पियर, तो 2 पे निडल रुकती है कि नहीं? यस रुकती है। असल में उसके नीचे ये अटैच रहता है, ऊपर निडल है, नीचे ये अटैच रहता है। वो 2 पे टॉर्क बैलेंस होता है तो निडल ऑसिलेट करती है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और रुकती इसलिए है कि नीचे जो शीट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड में चलती है, तो उसमें एडी करंट आते हैं जिससे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, हीट वगैरह में नष्ट हो जाती है। और तो इसका जो यूज है, पहला यूज हमें दिख रहा है इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और उसमें जो यूज है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, कि तुरंत रुक जाए वहां। क्या ऐसा होता है कि थोड़ी देर ऑसिलेट करती है निडल फिर रुकती है? नहीं होता। तो एकदम से जो एनर्जी नष्ट होना, इसे बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। और देखो इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन में जो ब्रेक्स लगते हैं, ट्रेन में कभी हार्ड ब्रेक सुने हैं? हार्ड ब्रेक लग गए, खड़े ब्रेक लगा दिए ट्रेन ने। यस सर। अरे ट्रेन एकदम से हार्ड ब्रेक लगा सकती है क्या? नो सर। अगर ऐसा होता तो अगर ट्रेन हार्ड ब्रेक लगा पाती फिर तो कोई कट के मर पाता कोई ट्रेन के आगे? पॉसिबल ही नहीं था। ट्रेन में तो कई मीटर दूर से दिख जाते हैं कि आगे ट्रेन के अंदर वाले मर जाते। हाँ वो हो जाता, अंदर वाले मर जाते। अगर हार्ड ब्रेक होता तो आगे वाला नहीं मरता, लेकिन बाकियों का पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन
ट्रेन में काफी दूर से दिख जाता है कि कोई बंदा लेटा हुआ है, फिर भी वो ब्रेक नहीं लग पाते। वहाँ एक्चुअली मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है, उसमें भी एडी करंट्स का यूज किया जाता है, लेकिन वो जानबूझ के भी होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक ले भी नहीं सकते ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है। तीसरा और बताऊं, ऐसी ओवन्स वगैरह होती है जिनमें गर्म किया जाता है खाना वाना, उनमें भी इसका यूज कर लिया जाता है। अच्छा, कई जगह इसका लॉस भी है, यूजेस तो हैं, ये कई जगह डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे लिए। जैसे आप पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, तो ये एडी करंट जो है ना, ये एनर्जी लॉस करवा देते हैं इन मैनी मशीन्स, जहां इनका काम नहीं है लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं, सच एज ट्रांसफॉर्मर जैसी मशीन में ये लॉस करवा देते हैं एनर्जी का। और उससे बचने का तरीका क्या होता है कि यूज स्लॉटेड एंड लेमिनेटेड शीट्स। उससे बचने का तरीका ये होता है कि स्लॉटेड और लेमिनेटेड शीट, ये एक शीट दिख रही है आपको मेटल की, एक शीट, इसकी बजाय एक शीट, मान लो इसकी कुछ मोटाई हो, इसकी बजाय कई पतली पतली शीट लो और उनको एक साथ रख दो, और वो भी स्लॉटेड हो। स्लॉटेड मतलब उसमें से कट हो, उस मेटल के अंदर ही ऐसे कट हो छोटे छोटे, ताकि एक पूरा सर्कुलर सा पाथ आपका ना बन पाए। समझ रहे होगे बीच में क्या है? yes. ये बीच में ऐसे ऐसे कट लिए जाते हैं ताकि ये पूरा पाथ एक साथ ना बन पाए। और अगर मोटाई है तो एक नहीं, कई पतली पतली शीट वार्निश लगा के लेमिनेटेड शीट्स यूज कीजिए और उनको फिर आपस में चिपकाए जाते हैं, इससे एडी करंट को कम किया जाता है। तो एडी करंट तो हमारे लिए इतना ही याद रखना चाहिए हमें अभी 10th क्लास में, आप ये नोट कीजिए। हो गया सर? नो हो गया, एक सेकंड। हाँ जी, जिया आप हो ना क्लास में? जिया, यस सर। आपने वो क्वेश्चन भेजा था? यस सर। मैं एक बार कर देता हूँ डिस्कस यहाँ पे। इन्होंने 2 सवाल भेजे थे, एक तो केपलर्स थर्ड लॉ टाइप क्वेश्चन है, वो तो हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे होंगे उसी के साथ। फ्राइडे को वो एक जनरल सा रिजल्ट भी बताने वहीं पे करेंगे ग्रेविटेशन के डिस्कशन में। दूसरा जो पार्ट में एक बार बीच में हटके, क्योंकि हम अगला पार्ट इंडक्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जस्ट 1-2 मिनट हम उसमें लगाते हैं। नोट हो गया तो मैं मिटा दूं इसे? यस सर। नो सर। ठीक है, ऊपर का तो कुछ हटाऊं। देखो, इनका सवाल था कि एक जैसे अर्थ है, अर्थ के जो दिन का टाइम होता है 24 आवर्स, वो उसके रोटेशन की वजह से होता है कि रिवॉल्यूशन की वजह से? बताओ। रोटेशन की वजह से। धरती अपने एक्सिस के अबाउट यूं रोटेट करती है, एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। पोल्स पे आइस कैप्स होते हैं, बर्फ जमी होती है पोल्स पे काफी बर्फ जमी होती है, इस तरह का काम है। मान लो ये है, ठीक है। अब आपका सवाल ये था, इन्होंने पूछा कि भाई अगर ये बर्फ पिघल जाए, अगर पोल्स पे बर्फ पिघल जाए तो दिन का ड्यूरेशन कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा, इस तरह का है। तो देखो, जब ये अर्थ घूम रही है, अर्थ के ऊपर सन का फोर्स लग रहा है, वो सब सेंट्रल फोर्स है, तो अर्थ जब घूमती है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको आप लिखते हैं आई इंटू ओमेगा, कभी आया है क्या ये टर्म? आई इंटू ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। नो सर। अच्छा, लीनियर मोमेंटम जानते हो? लीनियर मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो सबको रोटेशन में कन्वर्ट कर दो। लीनियर मोमेंटम की जगह क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। वेलोसिटी की जगह क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। और मास की जगह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक दिन तो शायद एक सवाल में हमने जिक्र किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यस सर, है ना? तो मास की जगह हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सुनो, जब भी कोई ऐसी अरेंजमेंट होती है, आई वेरी करने पे ओमेगा चेंज होता है। जैसे मान लो आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे घूम रहे हो,
कोई लड़की डांस कर रही है सिंपल रोटेट होके, अब उसमें डांस में अगर वो अपने हाथ पांव थोड़ा दूर कर देती है तो उसका आई बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एक्सिस से मास कितनी दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा दूर तक होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो अगर वो हाथ दूर करती है तो उसका ओमेगा कम हो जाता है, क्योंकि आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट। अगर वो फोल्ड कर लेती है हाथ पांव तो उसका ओमेगा बढ़ जाता है। कई बार डांस में ऐसे स्टेप होते हैं कि हाथ फोल्ड करके स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दी, तो वहां भी इसका यूज होता है। तो अब आप बताओ, जब आइस पिघलेगी तो पानी थोड़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएगा या वहीं रहेगा? दूर जाएगा। यानी कि पिघलने पे आई इंक्रीज हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूर मास जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यार फॉर्मूले भी तो इस तरह के पढ़ाए होंगे। सम कांस्टेंट टाइम्स m इनटू r स्क्वायर l स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बढ़ गई एक्सिस से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा। अब देखो i बढ़ा लेकिन i इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, तो बदले में ओमेगा को क्या होना पड़ेगा? कम। अब टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो अगर ओमेगा कम हुआ है तो टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी कि अब दिन 24 घंटे से भी बड़ा हो जाएगा। हाँ जी जी आप बताओ, आपको आ गया समझ? यस सर। वैसे मैंने यही लिख के दिया था, हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंफ्यूजन हो गई। अच्छा, दूसरा जो इनका सवाल था वो मैं अभी नहीं ले रहा हूं। जैसे आप केपलर्स लॉ में पढ़ते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पढ़ते हैं ये, ध्यान है केपलर थर्ड लॉ। लेकिन ये तब होता है, लेकिन ये तब होता है जब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो आर के स्क्वायर के। ठीक है, तो जब इस चीज को प्रूव करते हैं तो वहीं जाके आप देखिए कि अगर फोर्स आर की पावर एन पे जा रहा होगा तो ये टी कैसे आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, नियम फ्राइडे को करेंगे। तो चलिए हम अपना काम फिर से कंटिन्यू करें, ईएमआई वाला। ठीक है, तो अगली हमारी हेडिंग है इंडक्टेंस। एक अच्छा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना है आपको ये। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इंडक्टेंस, या इसी का दूसरा नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन एक ही बात है, इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। अब ये समझते हैं कि क्या चीजें हैं। सपोज मैं दो लूप लूं, एक मेरा लूप ये है लूप नंबर 1, और मैंने इसमें कोई बैटरी लगा दी, और मैंने अपनी तरफ से वेरिएबल बैटरी लगाई है कि जो करंट आप I1 इसमें भेज रहे हो लूप नंबर 1 में, आप उसको टाइम के साथ चेंज करा सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये है। इसके बगल में मैंने एक और लूप लिया, इसके बगल में एक और लूप लिया, उसमें कोई बैटरी नहीं लगाई, दिस इज लूप नंबर 2। अब लूप नंबर 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है, क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कि नहीं होंगी इसके आसपास? यूं होंगी, यानी कि इसकी कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। यूं, हाँ भाई फील्ड लाइंस आ गई है समझ? ठीक है, इस I1 की वजह से सारी फील्ड। मान लो पहले लूप में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और दूसरे लूप में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमने माना। तो देखो इसके एक लूप के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, लेट दैट बी phi b, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, तो यहां पे जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है, एक टर्म यहां डिफाइन होगी, फ्लक्स लिंकेज फॉर लूप 1, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। बताओ N1 phi b1 का मतलब आप समझ गए हो? फ्लक्स लिंकेज फॉर लूप 1 है, इसके एक टर्न में से कितना फ्लक्स है इनटू इसकी नंबर ऑफ टर्न्स।
और अगर आप देखें फ्लक्स लिंकेज फॉर लूप 2, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप 2 इंटू 5v2। बताओ फ्लक्स लिंकेज वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ? Yes, sir. एक टर्न में से कितना फ्लक्स है और इनटू कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब देखो इसमें से फ्लक्स किसके कारण है, फर्स्ट लूप के करंट के कारण या सेकंड लूप के करंट के कारण? बताओ। ये जो फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I1 के, खुद के करंट के। और यहां बताओ यहां फ्लक्स किसके कारण है, खुद के करंट के कारण या पड़ोसी के करंट के कारण? पड़ोसी नेबरिंग लूप के कारण। तो यहां भी ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं I1। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया जाता है N1 5V1 इज इक्वल टू, अगर खुद का ही करंट है तो यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सिंबल देते हैं L, और अगर पड़ोसी के करंट की वजह से ऐसा हो रहा है तो यहां प्रोपोर्शनलिटी सिंबल देते हैं कांस्टेंट का सिंबल M। अब देखो इस L का क्या मतलब है, इस L को तो हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्यों बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस? क्योंकि ये किसकी वजह से है, खुद के करंट की वजह से कि दूसरे के करंट की वजह से? खुद के करंट की वजह से। तो ऐसी M का नाम बताओ, M का नाम क्या बनेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक का सेल्फ इंडक्टेंस, एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। और दूसरा नाम इनका ये भी बन सकता है जो आपकी हेडिंग में है, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ऐसे ही आप इसको बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आप बताओ क्या इस एक अरेंजमेंट से दोनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं, क्या क्या होते हैं ये? यस सर। ठीक है सर, एक बार रिकैप करवा दो। हाँ अभी रुको, अभी करवाता हूँ, एक बार मिटाने से पहले सब कुछ करेंगे यहाँ पे। एक और चीज, इनकी यूनिट्स, क्या L और M की यूनिट सेम होंगी या अलग अलग होंगी? सेम। सर सेम है। तो इसकी जो यूनिट्स होंगी SI यूनिट, चाहे इंडक्टेंस कोई सा भी हो, देखो इधर तो है फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट है नहीं, और अपॉन करंट, तो ये बनी वेबर पर एम्पियर। आ गया समझ? वेबर पर एम्पियर को एक और नाम जिसने आविष्कार किया था फैराडे के साथ समय ही, हेनरी, बोला था ना हमने स्टार्टिंग में, इन्होंने बताया था EMI के बारे में। यस सर। इसको हेनरी बोल देते हैं, सिंबल कैपिटल H। अच्छा कभी आपने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं क्या? यस सर। तो बस फिर तो आप इसका भी लिख दोगे। चलो इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले वेबर का। वेबर आपको याद है जूल पर एम्पियर था, और जूल होता है फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स होता है mLT-2। भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का सिंबल m होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT-2। समझ गए हो कैसे लिखते हैं? यस। ये तो फोर्स इनटू लेंथ करोगे तो वर्क आएगा जूल, तो ये L स्क्वायर हो गया, ये जूल हुआ। अपॉन एम्पियर का सिंबल A होता है, तो A-1, लेकिन एक और A नीचे है तो A कितना हो जाएगा? -2। चलिए मैं एक बार ये रिपीट करता हूं ये काम। कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन या इंडक्टेंस का मतलब क्या है, और इसमें दो टर्म्स आएंगे, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। मैंने दो लूप लिया अगल बगल, एक में करंट भेज रहा हूं, एक में मैं नहीं भेज रहा हूं। एक का करंट मेरे कंट्रोल में है, दूसरा अपने आप आएगा अगर आएगा तो हमने क्या किया, पहले में करंट को फ्लो करवा के देखा तो उसकी फील्ड लाइंस बनाई। आप बताओ क्या ये फील्ड लाइन समझ आ गई, कैसे बनाई हमने? हाँ जी बताओ। है ना? ठीक है। तो ये फील्ड लाइन इस लूप को भी क्रॉस कर रही है, इसको भी, लूप 2 को भी, लूप 1 को भी।
यानी कि इस I1 की वजह से लूप 1 में से भी फ्लक्स होगा और I1 की वजह से लूप 2 में से भी फ्लक्स होगा। I1 की वजह से लूप 1 के एक टर्न में फ्लक्स मान लो 5v1 है और नंबर ऑफ टर्न्स है N1, तो पहले लूप के साथ फ्लक्स लिंकेज होगी N1 इंटू 5v1 और दूसरे लूप के साथ फ्लक्स लिंकेज ऐसी होगी N2 इंटू उसके एक टर्न में से यानी कि 5v2। अब इसकी फ्लक्स भी I1 पे डिपेंड करेगी और इसकी फ्लक्स भी I1 पे डिपेंड करेगी, तो इसका फ्लक्स जो है वो भी एक प्रोपोर्शनल होगा I1 के और इसका फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I1 के। लेकिन खुद का फ्लक्स लिख रहे हो तो वहां सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट के रूप में लिया जाता है, कांस्टेंट के रूप में, और पड़ोसी के कारण यहां लिख रहे हो तो वहां म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट टर्म के रूप में लिया जाता है। तो आप ये बताओ ये L कहां और M कहां, ये समझ आया? यस और फिर लास्ट मैंने यूनिट बताई है कि ये यूनिट होती है इसकी। अब आप नोट करो, फिर आज की क्लास में हम एक चीज इनमें से कवर कर रहे होंगे। पहले ये कि कुछ 2-4 सवाल लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये करते हैं। फिर उसके बाद कल वाली क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस और इनके बारे में, और कल और परसों 2 दिन हम, हो गया। ठीक है, कल और परसों 2 दिन हम ये और ट्रांसफॉर्मर तक जा रहे हैं, आखिरी 2 दिन हम लेंगे ग्रेविटेशन पे। इस तरह का काम है, ठीक है? क्लियर है ना आपके दिमाग में किस तरह से आगे बढ़ना है काम में? और मैं फिर ये कह रहा हूँ आपके पास होगा वो रेजोनेंस वाला मीटर, मैंने आज मंगवाया है कहीं से उसकी ही कॉपी, तो आप कम से कम जो आज मैंने पेजेस भेजे आप अपनी बुक में से वो सवाल तो जरूर कर ले पूरे, ग्रेविटेशन के भी और इसके भी। यही वाली बुक है आपके पास या कोई और है, किसी ने देखे हो तो खुल के सवाल? ये वाली है। अच्छा ठीक है, लेकिन इसको फिर सोल्व कर लेना है। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन अपना फुल डिस्कशन भी रखना ग्रेविटेशन के साथ साथ। अब कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप अगली हेडिंग डाल लो म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसके अंदर 1-2 सवाल लेते हैं, देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे पहला सवाल हम लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं क्या, कि जैसे मान लो आपको दी है 2 कंसेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स, कंसेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स। एक ये कॉइल है, बड़ी कॉइल है, कंसेंट्रिक भी है, दोनों का सेंटर भी कॉमन है और एक ही प्लेन में है, दोनों सेंटर भी कॉमन है और एक ही प्लेन में दोनों लाई कर रही। मान लो अंदर वाले को मैं 1 कॉइल बोलता हूं और इसको 2, इसका रेडियस R1 है और बाहर वाले का रेडियस है R2। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है N2। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपको निकालना है। अच्छा, ऐसे सवालों में ये असम्पशन लेनी होगी या दिया होगा कि R1 बहुत छोटा है R2 से, ये आपका सवाल है कि R1 बहुत छोटा है R2 से, तो अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है कि क्या होगी। देखो सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, कोई करंट वरंट नहीं देगा इसमें। हमें कैसे निकालना होगा, किसी एक में आप करंट भेजो, किसी भी एक में जिसमें मन करे, चाहे 1 में भेज के 2 में निकाल लो, चाहे 2 में भेज के 1 में, M की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन इनमें से एक निकालना आसान होता है और एक मुश्किल, एक निकालना आसान होता है और एक मुश्किल होता है। तो देखिए अगर मैं 2 में करंट भेजूं तो उसकी वजह से यहां भी लिखना आसान है, या 1 में करंट भेजूं उसकी वजह से बाहर भी लिखना आसान है, बताओ? सब बाहर लिखो तो आसान है। अच्छा, 1 में करंट भेज के बाहर लिखना आसान रहेगा मेरे लिए? नहीं सर, 2 पे 2 में करंट भेजोगे तो 1 में भी लिखना आसान होगा, क्योंकि 1 उसके लगभग सेंटर पे है, ये कंडीशन दे रखी है आपको, है ना? तो क्योंकि जहां भी लिख पाओगे वहीं तो आप फ्लक्स बता पाओगे कितना होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले माना मैंने कि सेंड करंट I2, 2 के लिए मैं बोल रहा हूं इन आउटर लूप। आउटर लूप में मैंने करंट भेज दिया I2, कैसे भी, सपोज ये आपका आउटर लूप है,
और इसमें I2 करंट भेजा, तो बताओ सेंटर पे B कितना होगा और किधर होगा, कितना होगा पहले तो ये बताओ। हमारा सेंटर पे B होता है म्यू नॉट N I अपॉन 2R या 2R या 2πR, 2R। तो आप बताओ B लिखना आ गया। यस डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ट इनवर्ड, B हो गया। उसके बाद अब लूप 1 से फ्लक्स लिंकेज लिखो, राइट फ्लक्स लिंकेज थ्रू इनर लूप। तो फ्लक्स लिंकेज कितनी होगी, एक तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न है उसमें N1, और एक में से कितना फ्लक्स है। देखो एक लूप ऐसे है, ये जो B आया ये आपका अंदर की तरफ आया, B अंदर की तरफ आया ना, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां दूसरा लूप बना दूं तो उसका एरिया भी तो अंदर मान सकते हैं, क्योंकि एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर मानना होता है ना भाई, आ गया समझ। ये बताओ इस छोटे लूप का एरिया मैं अंदर मान सकता हूं कि नहीं, परपेंडिकुलर मानना है। यस तो एक टर्म में से फ्लक्स होगा बी तो ये है, इंटू एरिया, एक टर्म का एरिया है πr1 स्क्वायर, और इंटू cos 0 डिग्री। आप बताओ क्या फ्लक्स लिंकेज समझ आया कि नहीं। हाँ भाई, क्या फ्लक्स लिंकेज क्लियर है सभी को अंदर वाले में से। यस अब ये जो फ्लक्स लिंक हुआ है ये किस करंट के कारण हुआ है, आउटर करंट के कारण। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, समझ आया, ठीक है। अब आप ये बताओ ये दूसरे के करंट के कारण है या खुद के करंट के कारण है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो M आएगा कि L आएगा, M आएगा। तो मैं इस इक्वेशन को ढंग से लिखूं तो इधर बना म्यू नॉट N1 N2 अपॉन 2R2 πr1 स्क्वायर और इंटू I2, और उधर देखूं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट M इंटू I2, और I2 से I2 कैंसिल, cos 0 1 होता है। क्या M की वैल्यू आ गई कि नहीं बताओ। ये M कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दिया, और अगर आपके लिए लिखना पॉसिबल हो पाता कि 1 में करंट भेज के 2 में से फ्लक्स लिख पाते, अगर आप 1 में करंट भेज के 2 में से फ्लक्स लिख पाते और तब M निकाल पाते तो भी ये सेम आता। इस थ्योरम को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इस थ्योरम को नाम दिया जाता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम का मतलब होता है कि इस तरह का जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे तो किसी भी एक में करंट भेज के दूसरे में से फ्लक्स निकाल लो, M सेम आएगा। भाई मेरी आवाज एक बात बताओ, सुन पा रहे हो कि नहीं ठीक ठाक। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई मैसेज आ रहा था कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जो भी है सुनिए अभी तक। इसको फटाफट पूरा करो आप। कर लिया ना। तो दूसरे सवाल पे चलते हैं, सेकंड सवाल, दूसरा क्वेश्चन। 2 कंसेंट्रिक ऑर्थोगोनल कॉइल्स। ऑर्थोगोनल कॉइल का क्या मतलब है। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब दूसरी कॉइल ऐसे है, दूसरी का एक्सिस ऐसे है और पहले का डायमीटर यूं है, दूसरा यूं है। पहले का एक्सिस यूं है और दूसरे का यूं है, और इसका रेडियस हमने माना R1 और नंबर ऑफ टर्न्स N2। मतलब एक कोइल तो मेरी यूं रखी हुई है और एक कोइल यूं रखी हुई है, समझ आ गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल है। क्लियर हुआ, बना लिया एक।
नो सर। एक बार देखो तो आप इधर सुनो क्या होना है, सुनिए फिर बना लेना। पहले स्टेप में कोई चेंज आना है क्या? पहले स्टेप में नो सर। कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब आप दूसरा स्टेप लिखेंगे तो इसका एरिया तो इधर बनेगा। cos 90 होता है। हाँ, और बी अंदर है तो ये कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन आगे उठ के आएगी, यहाँ से जो आपकी इक्वेशन आगे उठ के आएगी वो ये बनेगी कि 0 बराबर m इंटू I2, और I2 तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया? 0। तो इस सवाल ने हमें ये भी सिखाया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन हमें ये सिखा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स की आपस की ओरिएंटेशन क्या है, आपने घुमा दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो गया। अब बहुत जल्दी जल्दी करके इसे नोट कीजिए। सर अंदर वाला n1 नहीं आएगा सर इसका? अंदर वाला n1 क्वेश्चन कहाँ? सर अंदर वाला सर्कल r1 रेडियस वाला सर्कल n1। अच्छा ये, हाँ ये N1 ही है। ये पिछली बार अगर मैंने गलती से लिखा हो तो वहाँ भी सही कर लेना, इसमें N1 ही है। चलो भाई हो गया, नो जल्दी करो, टाइम मत लगाओ, ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी। आज अगली मीटिंग हम स्टार्ट कर नहीं रहे तो इसी में कुछ काम कर रहे, थोड़ा फास्ट कीजिए। हो गया सर। सर। तो इसके बाद एक हेडिंग डालना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। जैसे कहीं पे अगर ऐसे दो बड़े बड़े सोलेनॉइड्स आ जाएं, कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस सेम है, इस पे और इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है, समझ गए हो ना ये कैसा अरेंजमेंट है? मान लो इसका रेडियस R1, बाहर वाले का रेडियस R2, लेंथ दे दी L, बाहर वाले पे भी कई टर्न्स लिपटे हुए हैं इस तरह से, अंदर वाले पे भी कई टर्न्स लिपटे हुए हैं। ये सारा अरेंजमेंट है। बाहर वाले पे N1 N2 मैंने माना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या सोलेनॉइड में याद है स्मॉल n हुआ करता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? सर और अंदर वाले पे मैंने माना N1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कॉमन लेंथ है टोटल वो n है। तो इसका क्या? एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप ये बताओ उधर वाला हो गया तो मैं बताऊं इसको फटाफट, एक ही फॉर्मूला बताना है यहाँ पे। यस सर। यस सर हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनॉइड। ये इसको ऐसे भी याद रखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनॉइड बराबर म्यू नॉट N1 N2, यानी कि M बनेगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर L। ये आपका होमवर्क है, आपको ये प्रूव करना है, करोगे? बाहर वाले में करंट भेजना, करोगे ना ये काम? बाहर वाले में करंट भेजना I2, बीच में फ्लक्स लिखना B लिखना म्यू नॉट N2 I2, बीच में B लिखोगे म्यू नॉट N2 I2, उसके वजह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आप देख लीजिए, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ थोड़ा सा किस तरह से होना चाहिए, और नहीं तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टाइम कल हम यहीं से अपनी शुरुआत कर लेंगे।
ठीक है भाई, आज तो मीटिंग ऑफ हो गई है, थैंक यू।